एग्जाम से पहले एग्जाम का लेवल पता करने की बेस्ट ट्रिक होती है पीवाईक्यू क्वेश्चन। यदि आप भी 2026 में सीयूटी एग्जाम दे रहे हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो फिजिक्स के पिछले 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने तैयार की है एक ऐसी पीडीएफ जिसमें फिजिक्स के पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद टॉप सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एक साथ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टारगेट है 5 सब्सक्राइबर का। जैसे ही 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको बार बार नोट नहीं करना पड़े, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप क्वेश्चन को नोट करो। आपको तुरंत एक बार वीडियो देखा और पीडीएफ से क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसमें मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन, बस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। तो जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है 200 वोल्ट 100 वाट के अंकित मान वाले एक विद्युत बल्ब को 160 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है। इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्ति क्या होगी? तो शक्ति P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटा R। तो सबसे पहले हमें दे रखा है V का मान कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। तो V का मान है 200 वोल्ट और शक्ति कितनी दी है? 100 वाट। तो यहां पर लिख देते हैं और R का मान निकाल लेते हैं। R इक्वल टू कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बटा P, यानी कि R को इधर लेकर आ जाओ, P को इसके बट्टा में लेकर आ जाओ। तो V का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी कि 200 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है? बट्टा में कितना आ जाएगा? P, शक्ति कितनी है स्टार्टिंग में? 100 वाट। तो 100 का भाग लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। R का मान कितना आ जाएगा? R का मान आ जाएगा 400 ओम। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, अब हमें पूछा है कि 160 वोल्ट, अब आगे हमें पूछा है कि 160 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तब इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्ति क्या है? तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, P बराबर क्या है? V स्क्वायर बटा R। अब V का मान कितना कर दिया? 160। तो 160 का स्क्वायर कर दो, 160 गुणा 160। क्लियर है? बट्टा में क्या आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा R। इस बार हमने R का मान निकाल लिया है, कितना है? 400 ओम। भाग लगा दो इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये जाएगा 4 बार, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौके 64। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो 64 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुआ? कैसा लगा ये क्वेश्चन और कैसा लगा आपको सॉल्यूशन? यदि बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट पावर सप्लाई, द पावर कंजम्प्ड बाय इट वुड बी, कितनी हो जाएगी? 64 वाट। क्लियर है? अब देखिए, जो स्टूडेंट्स पीडीएफ से वापस पढ़ेंगे उनके लिए मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। क्या दे रखा है? बल्ब का प्रतिरोध R ज्ञात करना था। ठीक है? बल्ब का अंकित मान कितना था? V का मान 200 वोल्ट। शक्ति स्टार्टिंग में कितनी दे रखी थी? 100 वाट। 200 वोल्ट पर शक्ति कितनी थी? 100 वाट। P बराबर लगा दिया V स्क्वायर बटा R। तो R का मान हमारे पास आ गया 400 ओम। क्लियर है? अब देखिए, 160 वोल्ट पर नई शक्ति P डैश ज्ञात करनी है। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा? V डैश स्क्वायर बटा R। इस बार हमारे पास V डैश का मान इसने कितना दिया है? 160 वोल्ट। तो 160 इंटू 160 बट्टा R का मान हमने अभी निकाला था 400 ओम, तो यहां पर लिख दिया 400 ओम। भाग लगाओगे तो 64 वाट आ जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा ये क्वेश्चन और कैसा लगा आपको टॉप सॉल्यूशन?
इस बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई बिल्कुल आपके साथ में है। तुरंत इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान मेथड से क्लियर करवाएंगे, और ऐसा क्लियर करेंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लोगे। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कथन दिए गए हैं और सही कथन आपको बताना था। ए में है द्रव्यमान संख्या ए के किसी नाभिक की त्रिज्या आर को व्यंजक आर इक्वल टू आर नोट 1/1/3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आर इक्वल टू आर नोट 1/1/3 फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। इस पर कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। चलो मैं न्यूमेरिकल भी बता देता हूं आपको। कई बार आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछ लेता है कि R1/R2 इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। यदि उनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात है 64:1, द्रव्यमान संख्या का अनुपात है 64:1, तो आपको क्या करना है, आपको देखो द्रव्यमान के सीधे समानुपाती है ना त्रिज्या के, यानी कि आर है वो समानुपाती है 1/1/3 के। क्लियर है? तो यहां पर R1/R2 कितना आ जाता है, 1/3 इसकी पावर लग जाएगी। क्लियर है? तो इनकी पावर कितनी लग जाएगी, 1/3। तो R1/R2 कितना आ रहा है, R1/R2 आ जाएगा 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4:1। ये ध्यान रखना, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है कि द्रव्यमान का अनुपात दे रखा होता है और आपको त्रिज्या का अनुपात पूछ लेता है, तो आर है वो 1/1/3 के सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से कैसे याद रखना है। पहला बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ए था वो बिल्कुल करेक्ट था। आर इक्वल टू आर नोट 1/1/3 होता है। बी को पढ़ते हैं। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या ए के समानुपाती होता है। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है, द्रव्यमान संख्या ए के समानुपाती होता है। कैसे? क्योंकि हमने आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब होता है। अब आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आर नोट 1/1/3, आर नोट 1/1/3, और इसका क्या होता है, क्यूब होता है। तो आप देखोगे कि 1/3 पावर है, ये 3 पावर है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के सीधे समानुपाती हो जाएगा। क्लियर है? तो बी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी को पढ़ते हैं। नाभिक का घनत्व नाभिक की त्रिज्या के साथ बढ़ता है। अरे गलत है ये बिल्कुल भी। नाभिक का घनत्व है वो त्रिज्या के साथ नहीं बढ़ता है। जो नाभिक का घनत्व है त्रिज्या पर, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना, आयतन है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। देखिए, आयतन है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, देखो सीधा समानुपाती है। लेकिन नाभिक का जो घनत्व है वो त्रिज्या पर, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सी गलत है। डी को पढ़ते हैं। नाभिक द्रव्य का घनत्व इसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ये देखो बिल्कुल करेक्ट बोला है इसने। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसने क्या कहा है, घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी सही है, ये भी सही है। ए, बी और डी तो सही है, लेकिन सी सही नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? डी कैसे सही है? डी में कहा है कि द्रव्यमान घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए हमने सही लिखा है। यदि ऐसे कह देता ना द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाता। क्लियर हुआ? देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ए, बी और डी दे रखा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी। ऑप्शन सी में दे रखा है ए, बी और डी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं इसका टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको हर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन इनका जो टॉप सॉल्यूशन ट्रिक्स के माध्यम से आसान सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, वो भी केवल और केवल आपके सपोर्ट की वजह से। आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पा रहा हूं। तो आपके ही सपोर्ट के कारण ये सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, नाभिक की त्रिज्या आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3 होती है, बिल्कुल सही है। आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आर नोट ए की पावर 1/3, तो आपको पता चलेगा कि V A के
सीधे समानुपाती है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है। ये जो त्रिज्या वाला तो है वो a की 1/3 के समानुपाती है, आयतन है वो a के सीधे समानुपाती है, जबकि नाभिक का जो घनत्व है, घनत्व रो, ये a पर निर्भर ही नहीं करता है, r त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। क्लियर है। तो ये क्या, नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों के लिए लगभग स्थिर होता है, लगभग स्थिर होता है। नाभिक का घनत्व कितना होता है, मैं मान आपको बता देता हूं, कई बार डायरेक्ट पूछ ही लेता है। 2.3 × 10⁻17 होता है। ये थोड़ा डाटा याद रखना। नाभिक का घनत्व लगभग सभी के लिए स्थिर होता है, लगभग 2.3 × 10⁻17 के अराउंड होता है। क्लियर है। सी था ना वो गलत था, क्योंकि घनत्व त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है, घनत्व त्रिज्या के साथ नहीं बदलता है। क्लियर है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि घनत्व है वो ए पर भी निर्भर ही नहीं करता। ए बी डी दे रखा है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कैसा लगा ये क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लगे ना, केवल प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है उसका लेवल वही होता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर में चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, यदि आप इसी प्रकार सपोर्ट करोगे, इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे। जैसे जैसे एक वीडियो पर यदि 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरी मेहनत साकार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई बिल्कुल आपके साथ है, आसानी से सोल्व करवाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है? आपको बताना है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो मैं जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को खोलना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए हमारे 14वें समूह में अर्धचालक जैसे आते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब कुछ 14वें समूह में आते हैं। जैसे इनमें 15वें समूह की कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है, 15वें समूह का मतलब है जैसे नेपाल है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और सभी के। क्लियर है। तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जैसे ही आप मिलाओगे 15वें समूह की अशुद्धि को बोलते हैं पंचसंयोजी अशुद्धि। पंचसंयोजी अशुद्धि जैसे ही मिलाओगे तो आपको कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा? आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। क्लियर है। और n प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं? n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। और होल्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक। क्लियर है। ये तो समझ में आ गया आपको n प्रकार के अर्धचालकों में। ऐसे ही जब आपके 13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है, 13वें समूह यानी कि बैंगन है, आलू, गोभी, इन थैला। क्लियर है। ये क्या है? 13वें समूह में बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। ये जैसे ही मिलाई जाती है, 13वें समूह की अशुद्धि मिलाते हो, इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि। जैसे ही त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इनमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इनमें क्या प्राप्त होता है? पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है? पी में होल्स तो होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, इनमें होल्स क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक। क्लियर हुआ। मैंने पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, पी में बहुसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, एन में क्या होते हैं, पंचसंयोजी अशुद्धि कौन सी होती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन सी है, ये सब कुछ क्लियर करवा दिया है। अब आप मेरे को ऑप्शन देखकर बताओगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमें पूछा था कि आपको पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सही कथन बताना था, जो पी प्रकारकों के लिए सही है। ए में पी प्रकारकों में होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, बिल्कुल गलत। पी प्रकार के में क्या होते हैं? होल्स है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, ये तो गलत है। पी में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं, ये गलत है। पी में क्या होते हैं? अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। आगे देखते हैं बी को। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, पी में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं क्या? देखो पी प्रकार के में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, ये भी गलत हो जाएगा। सी को देखते हैं कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है आपको, तो क्वेश्चन में पी का ही बोला था। पी प्रकार के अर्धचालकों में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं क्या? पी प्रकार के में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर हमने पढ़ रखा है ना, देखो पी प्रकार का बनाना है तो वहां पर क्या होगा? होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा। पी प्रकार के में क्या होते हैं? होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और क्या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है? बिल्कुल। पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो त्रिसंयोजी अशुद्धि इनमें से आपको कुछ मिलाना होगा। क्लियर हुआ? डी में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो डी गलत हो जाएगा। पी प्रकार के में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो होते हैं, लेकिन इसने एक साथ में ये भी दे दिया कि क्या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है? बिल्कुल गलत, यहां पर गलत हो जाता है। ये केवल और केवल सी ऑप्शन करेक्ट था। आपको बनाना था पी प्रकार का अर्धचालक। मैं तो ट्रिक बता देता हूं क्योंकि बच्चे मेरे को लगता है थोड़े थोड़े भूलेंगे। पी में पोल यानी कि होल, पी में बहुसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे होल, और एन में मतलब नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एन में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये लो, रह गई ना ट्रिक, आसानी से याद रह जाएगा। एन नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे। पी प्रकार के में पोल यानी कि होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? होल होंगे। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी। क्लियर हुआ? यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आए ना तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। केवल और केवल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल सी। किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में। क्लियर हुआ ना? यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो हमारे जो कथन दे रखे थे उनमें से केवल सी करेक्ट था। बच्चे क्या करते हैं, जो सी ऑप्शन होता है वो लगा देते हैं, ऐसा नहीं। केवल सी दे रखा था बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन लगाना है आपको। ऑप्शन बी होगा जिसमें लिख रखा है केवल सी। क्लियर हुआ? ये देखिए आपको इंग्लिश में क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। होल आर मेजोरिटी कैरीज एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डिपेंडेंट। क्लियर है? समझ में आया? तो ओनली सी हो जाएगा। ये देखिए सॉल्यूशन, टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है नीचे, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों को नहीं हो, आसानी से आप पढ़ सको। और पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स नाम से है, वहां पर मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप कोशिश करना सब्सक्राइबर करवाने की, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तुरंत ही प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। पी प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इसने दो दिया है, मैंने चारों के चारों बता दिया आपको, मिलाई जाती है। इसमें होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इनमें क्या होते हैं? होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। क्लियर है? तो सी सही होगा। क्लियर है? कथन सी सही होगा, कथन सी करेक्ट होगा। देखिए आज आपको लग नहीं रहा क्या कुछ मैं अच्छे से लिख पा रहा हूं? क्योंकि आज जो डिजिटल पेन स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप डिजिटल पेन ले लीजिए ताकि आपको आसानी से लिखने में आसानी होगी, तो सच में आज तो लिखने में आसानी हो रही है और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होती है कि डायरेक्ट हम हाथ से लिखते हैं ना इस स्क्रीन पर, तो उतना बेहतर तरीके से लिख नहीं पाते। इस पेन से काफी हेल्प हो रही है, इसीलिए जो भी सजेस्ट कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैंने बेहतरीन ही लिए हैं, चाहे आपको टफ लगे या इजी लगे। टफ लगेंगे फिर भी मैं इनको कराऊंगा, केवल खुश करने के लिए। ऐसे नहीं हल्के हल्के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आप खुश हो जाओगे, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, ऐसे नहीं। हर प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो ये तो मेरी क्वालिटी है। चाहे ऑफलाइन में मैं बच्चों को बिल्कुल जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे करवाता हूँ, चाहे टफ लगे क्वेश्चन लेकिन उनको करवाता हूँ। इसी प्रकार वैसे ही आपको करवाऊंगा। निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया दे रखी थी, ये क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया है। आपको पूछा है ए का और बी का मान पूछा है। क्लियर है? कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हम एक तो परमाणु क्रमांक संरक्षण का नियम लगाएंगे। परमाणु क्रमांक संरक्षण का नियम का मतलब है कि इनके जो परमाणु क्रमांक है ना, जैसे इसका 92 है परमाणु क्रमांक है, और 235 क्या है? द्रव्यमान संख्या होती है। देखो कुछ पॉइंट में यहां पर पहले ही बता देता हूं। कोई भी तत्व है जैसे इस रूप में लिख रखा है ZX
ए। इसका मतलब क्या है, जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक। ए क्या है, ए होता है द्रव्यमान संख्या। इस जेड को परमाणु क्रमांक बोल सकते हो, प्रोटोनों की संख्या बोल सकते हो, जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होती है प्रोटोनों की संख्या, परमाणु क्रमांक। ए होता है द्रव्यमान संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम ए में से जेड को घटा देते हैं, ए माइनस जेड कर देते हैं, तब आपके आ जाती है न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। कई बार दे देता है इसे, जेड की जगह मान दे दिया, अक्स कोई भी तत्व दे दिया, जैसे इतना सा ब्रांड में यूरेनियम 235 है, इसमें आपको पूछ ले कि प्रोटोनों की संख्या कितनी है, बताओ प्रोटोनों की संख्या जेड कितनी है, तो आप कहोगे कि 92 है। क्लियर है। पूछ ले द्रव्यमान संख्या ए कितनी है, तो आपको देखना होगा कि 235 है। क्लियर है। आपको पूछ ले न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ए माइनस जेड कर दोगे, 235 माइनस 92 कर दोगे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको करवाने जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये बेसिक टर्म समझ में आई ना आपको कि जेड परमाणु क्रमांक है, ए द्रव्यमान संख्या है। इसमें ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 140 द्रव्यमान संख्या है, ए का मान। अब सबसे पहले परमाणु क्रमांक संरक्षण का नियम लगाते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक यहां पर कितना है, 0, तो यहां पर लिख दिया मैंने 0। प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92, तो 92 लिख दिया। इक्वल टू यहां पर इस तत्व में देखते हैं, एलिमेंट में यहां पर कितना है परमाणु क्रमांक, 54, ये 54 लिख दिया। प्लस इसका परमाणु क्रमांक कितना है, बी, तो बी लिख दिया। प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहां पर कितना है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से भी होगा और 2 इस 0 से भी होगा, 2 गुना इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 0। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ये तो पूरा वैसे भी 0 ही है। आपको 92 में से कितना घटाना है, 92 में से 54 घटाना है। 92 में से 54 घटाने पर कितना आता रे, जल्दी घटाओ, 92 में से 54 घटाओगे तो आएगा 38, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 38। क्लियर हुआ, बी का मान कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो बी का मान इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है बी का मान 38। क्या केवल बी का मान निकालने से काम चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, आपको ए का मान और निकालना है। ए का मान निकालते हैं। ए क्या है यहां पर, ए यहां पर है, इसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे इसको परमाणु क्रमांक संख्या का नियम लगाया ना, इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं। यहां पर द्रव्यमान कितना है, 1, ये लिख दिया 1, प्लस का चिन्ह है, ये प्लस लगा दिया। यहां पर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं इसे, ठीक है ना, समझ लेना। द्रव्यमान संख्या 235, ये लिख दी 235, इक्वल यहां पर कितना है द्रव्यमान संख्या, 140, प्लस यहां पर कितना है, बी सॉरी ए आपको पूछा था वो, प्लस यहां पर 2 को मैंने कहा था इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 गुना ए कितना हो जाएगा, 2। तो देखो 236 में से माइनस करना है 142, तो 236 में से 142 घटाओ, कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। क्लियर है। अरे 94 यार, आप देख लो, इन दोनों को जोड़ोगे ना, 4 और 2 6 आ जाएंगे, और 9 और 14 कितने हो जाते हैं, तो 9 और 14 23 होते हैं। क्लियर है। इससे इसमें से माइनस करने पर 94 आ रहा है। ये किस में दे रखा है, ए का मान तो आया है 94, बी का मान आया है 38, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। ए का मान था 94 और बी का मान था 38। इसी प्रकार ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका टॉप सॉल्यूशन नीचे प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक संरक्षण का नियम लगा दिया, उसके बाद में देखिए सीधा सीधा जोड़ दिया, यहां पर और यहां पर डायरेक्ट जोड़ दिया, बी का मान 38 प्राप्त हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना आ गया, 38 और 94 आ जाएगा, जो विकल्प बी में दे रखा था। कैसा लगा ये क्वेश्चन और कैसा लगा आपको टॉप सॉल्यूशन? यदि पसंद आया हो ना सॉल्यूशन, तो एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर कर देना।
आपका सब्सक्राइब भी मेरे को नेक्स्ट वीडियो को लिए मोटिवेट करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा क्वेश्चन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपका भाई आपको बिल्कुल आसानी से समझा देगा। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत परित्कर्षण बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को एक साथ बांधने के लिए नाभिकीय बल से अधिक हो सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान ही रखना आप, नाभिकीय बल है वो सबसे प्रबल बल होता है। नाभिकीय बल क्या होता है? ये प्रबल होता है। नाभिकीय बल प्रबल बल होता है और लघु परास का बल होता है। कैसा बल होता है? लघु परास का बल होता है। इसी प्रकार एक पॉइंट यहां पर और बता देता हूं मैं, गुरुत्वाकर्षण बल, इनका क्रम आपको ध्यान में ही रखना होता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? तो ये लघु परास का नहीं होता है, ये इनकी परास तो अधिक होती है और ये होता है दुर्बल बल। क्लियर है? तो नाभिकीय बल लघु परास का प्रबल बल होता है और गुरुत्वीय बल होता है वो दुर्बल परास का होता है। सॉरी, इसकी परास तो अधिक होती है लेकिन ये दुर्बल बल होता है। क्लियर है? इसी से हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। इसने कहा है कि प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत की जो बल है नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को एक साथ बांधने के लिए नाभिकीय बल से अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। नाभिकीय बल तो प्रबल बल होता है। नाभिकीय बल क्या होगा? इनसे प्रबल होगा। ए गलत हो जाएगा। बी को पढ़ते हैं। दो नाभिकों में प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल करेक्ट। नाभिकीय बल क्या होता है? इससे प्रबल होता है। सी को पढ़ते हैं। न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो कैसा है? मैंने कहा था ना, दुर्बल बल होता है। दुर्बल बल है इसका मतलब ये अधिक परास के लिए लागू होता है। प्रबल बल है इसका मतलब इसकी लघु परास के लिए बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बल की तुलना में बहुत कम होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दुर्बल होता है और नाभिकीय बल कैसा होता है? प्रबल होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, नाभिकीय बल है उसकी तुलना में। डी को पढ़ते हैं। नाभिकों के बीच प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग नियत होती है क्योंकि नाभिकीय बल एक दीर्घ परास का बल है। तो ये गलत हो जाएगा। नाभिकीय बल कैसा है? लघु परास का बल है। आपको बस क्वेश्चन में दो ही तो कंसेप्ट बताए मैंने, नाभिकीय बल लघु परास का प्रबल बल है। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण बल है वो दुर्बल बल है और अधिक परास का होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जिस भी ऑप्शन में बी और सी दे रखे होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है एक एक कंसेप्ट को लिखकर। छोटे नाभिकों के प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल की तुलना में कम होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट था, ये बी है। समझ लेना, ये एक नंबर पर लिखा इसीलिए मैंने, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है इसीलिए। समझ में आ गया ना? ये बी है, बिल्कुल करेक्ट है। और सी देखो, न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल नाभिकीय बल की तुलना में नगण्य होता है या बहुत कम होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी हमारे कैसे थे? बिल्कुल सही थे। ए गलत था क्योंकि प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाएगा जो नाभिक टूट जाएगा, ये ए गलत था और डी भी गलत था। नाभिकीय बल है वो लघु परास का होता है, ये दीर्घ परास का नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन है वो आपको जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, कई बार आपका क्रम भी पूछ लेता है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चन लगे ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करके ही आगे बढ़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है एक युक्ति अक्ष को एक श्रेणीबद्ध परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ संयोजित करने पर एक धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। बैटरी की ध्रुवीयता को उलटने पर परिपथ में धारा लगभग शून्य तक गिर जाती है। वह युक्ति क्या है? तो वह युक्ति तो वही है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। अरे इसमें हमने पढ़ रखा है ना, पीएन संधि डायोड जब अग्र अभिनति में होता है तब तो धारा इसमें प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे ये पश्च अभिनति में होता है तब इनमें धारा प्रवाहित नहीं होता। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को जब अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए है।
पीएन संधि डायोड का वह गुण है जब डायोड अग्र अभिनति में यानी कि फॉरवर्ड बायस होता है तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ध्रुवीयता उल्टते ही यानी पश्च अभिनति हो जाती है और धारा लगभग शून्य हो जाती है। तो पश्च अभिनति में धारा शून्य हो जाती है पीएन संधि डायोड में, अगर अभिनति में धारा है वो बहती है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अरे किस प्रकार बनाते हैं, डायग्राम भी मैं बनाकर समझा देता हूं। यहाँ पर पीएन संधि डायोड अगर अभिनति में होता है तो क्या होता है, इस प्रकार इसका पी सिरा किससे जुड़ा होता है, पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होता है, एन सिरा नेगेटिव से जुड़ा होता है, ये हो जाता है अग्र अभिनति में। क्लियर है। और पश्च अभिनति में क्या होता है, पश्च अभिनति में आपका जो पी सिरा है वो नेगेटिव से जुड़ देते हैं। पश्च अभिनति में पी सिरे को किससे जोड़ देते हैं, नेगेटिव से, और एन सिरे को किससे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव से। क्लियर है, ये पश्च अभिनति में होता है तब जोड़ देते हैं। अगर अभिनति में पी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। पश्च अभिनति में क्या होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स, जैसे अगर अभिनति में होता है तब भी धारा प्रवाहित होती है, पश्च अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसमें एक पॉइंट भी ध्यान में रखना है आप, जब भी अग्र अभिनति में होता है तब जो अवक्षेप परत की जो मोटाई है वो अवक्षेप परत की मोटाई क्या होती है, अग्र अभिनति में घटती है, और पश्च अभिनति में मोटाई है पीएन जो अवक्षेप परत की वो बढ़ती है। क्लियर है, समझ में आया ना। ये सभी कंसेप्ट में एक साथ बता देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7 एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे छोड़कर चले जाएंगे उन्हें तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, और जो स्टूडेंट्स टिके रहेंगे कि सर हमें चाहे डिफिकल्ट हो या आसान, हमें तो बस क्वेश्चन को फोड़ना और एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन को करना है। तो अभी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन है बिल्कुल आपको यही मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्षेत्र में धनात्मक अक्ष दिशा में इंगित एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है। मान लीजिए ओ मूल बिंदु है, ए अक्ष पर x बराबर +2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु है, और बी y अक्ष पर y बराबर +1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु है। तब बिंदु ओ ए बी पर विभव किसे संतुष्ट करते हैं। तो देखिए आपको संबंध दे रखा है, इनमें से सही बताना है। देखो क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया अभी तक, मेरे को पता नहीं समझ में आया, लेकिन अब जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा फिर देखना समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के आधार पर है, तो आपको समझने का प्रयास करना, मैं समझता हूं अभी आपको। एक क्षेत्र में धनात्मक अक्ष दिशा में इंगित एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे यहां पर मैं बनाता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं। धनात्मक अक्ष दिशा का मतलब है ऐसे प्लस अक्ष दिशा में, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्लियर है। अब धनात्मक अक्ष दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है। अब इस अक्ष दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र मौजूद है। वाई दिशा में नहीं है, लेकिन अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र मौजूद है। और ए एक बिंदु है अक्ष पर x बराबर 2 सेंटीमीटर दूरी पर। मूल बिंदु कहां है, यहां पर आपने 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि जैसे यहां पर है एक बिंदु है ए, यहां पर बिंदु क्या है ए, और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है बिंदु ए। क्लियर है, समझ में आया। एक बिंदु है और बी वाई अक्ष पर है। बी बिंदु कहां पर है, ए बिंदु तो यहां पर हो गया, बी है वाई अक्ष पर, कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर दूरी पर। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यहां पर है बिंदु बी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए बिंदु बी है वाई अक्ष पर, वाई बराबर 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है। आपको बिंदु ओ पर, ए पर, बी पर विभव किस प्रकार संतुष्ट करेगा वो पूछा है। तो देखिए ए बिंदु है, ए बिंदु पर विभव कितना है, तो देखिए ए पर है वीए विभव। क्लियर है, मान लिया कि ए पर विभव है वीए। यहां पर ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर विभव कितना है, तो वीओ। क्लियर है। ये बी बिंदु है, बी बिंदु पर विभव कितना है, वीबी है। क्लियर हुआ यहां तक। ये हमने मान लिया कि ए बिंदु पर विभव है वीए, बी पर है वीबी, और जो ओ बिंदु है वहां पर है वीओ विभव। क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट बता रहा हूं,
वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है। विभव विद्युत क्षेत्र की घटने की दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, आप इस दिशा में जाओगे तो विभव है वो घटेगा। क्लियर है? ये पॉइंट यदि आपको याद रह जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो विभव है वो घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे विभव घटता है। क्लियर है? अब देखिए डायग्राम को, वापस डायग्राम को सीखिए। यहां पर विभव था वी नोड और यहां पर विभव है वी। आप वी नोड से वी ए बिंदु इधर जा रहे हो, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो तो विभव घटेगा, यानी कि वी नोड विभव है वो आपका अधिक होगा और वी ए विभव है वो कम होगा। क्लियर हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। ए बिंदु किधर है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव है वो घटता है। इसका मतलब है वी ए कम हो जाएगा और वी ओ अधिक हो जाएगा। जो ऑप्शन ए में दे रखा है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। क्वेश्चन जब आया है तो इसकी एक एक लॉज को पकड़ना है हमें। आगे देखो कि हमें ध्यान देना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में था। विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में था। देखो, एक क्षेत्र धनात्मक एक्स दिशा में अंकित है। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में था? एक्स दिशा में। तो क्या वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र था क्या? बिल्कुल भी नहीं। वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं था। जब विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में नहीं था, इसका मतलब है कि वाई दिशा में जब आप जाओगे तो विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहां वीओ पर विभव जितना था ओ बिंदु पर, उतना ही विभव यहां पर होने वाला है। यानी वीबी का मान किसके बराबर होगा? वीओ के ही बराबर होगा। इसे नोड बोल सकते हो आप, वी नोड बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ओ दे रखा था इसीलिए मैं ओ बोल रहा हूं। क्लियर है? तो देखो, वाई दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र ही नहीं था, विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में था। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र नहीं था, विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में था। तो हम जैसे ही एक्स दिशा में गए तब हमने कहा कि विभव यहां पर वी नोड पर अधिक है, यहां पर जाओगे तो और घटेगा और घटेगा और घटेगा, यानी कि ए बिंदु पर जाओगे तो विभव वी ए क्या हो जाएगा? वी नोड की तुलना में, इसकी तुलना में कम हो जाएगा। वी नोड पर विभव अधिक है, वी ए पर कम है। क्लियर है? ऐसा ही ऑप्शन ए में दे रखा था। लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि वाई दिशा में तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, विद्युत क्षेत्र तो एक्स दिशा में था। इसका मतलब है कि वाई दिशा में, इसका मतलब क्या है कि वाई दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो आपका विभव जितना यहां पर ओ बिंदु पर था उतना ही वीबी बिंदु पर होने वाला है। क्लियर है? तो आप ऐसे भी ऑप्शन में देख सकते हो कि वीओ का मान है वो वीबी के बराबर होगा, क्योंकि वाई दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र होता तो हम देख लेते कि वाई दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब विद्युत विभव है वो घटेगा। लेकिन इसने कहा है कि विद्युत क्षेत्र तो केवल एक्स दिशा में है, इसका मतलब एक्स दिशा में जा रहे हैं तो विभव घट जाएगा, वी नोड पर अधिक हो जाएगा, वी ए पर कम हो जाएगा। वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए वी नोड और वी बी बराबर था। ये ऑप्शन भी देख सकते हो। तो ये किसी में भी दे ही नहीं रखा है, वी नोड वी बी के बराबर नहीं दे रखा है। देखो, वी नोड अधिक दे रखा है, अधिक तो होने का सवाल ही नहीं है। वी नोड और वी बी तो बराबर है। क्यों? क्योंकि वाई दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो यहाँ पर जितना भी विभव जैसे वीओ है तो यहाँ पर भी वीओ होगा। केवल एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स दिशा में जैसे जैसे जाओगे वो विभव है वो घटता जाएगा। ये अधिक था, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर और कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार कैसा लगा ये सॉल्यूशन? समय लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में गारंटी ले सकता हूं हर कोई व्यक्ति समझा नहीं सकता आपको। लेकिन आप यहां तक पहुंचे हो वीडियो को देखते हुए, इसका मतलब जरूर आपके अंदर टॉप क्वेश्चन करने का और टॉप स्कोर लाने का जुनून है आपके अंदर, तभी आप यहां तक ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके पहुंच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है और ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वी नोट इज ग्रेटर देन वी ए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है ताकि जो स्टूडेंट्स पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। और अब तो देखो मेरे को आसानी हो रही है लिखने में भी, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा।
चूंकि क्षेत्र प्लस अक्ष दिशा में है इसलिए अक्ष पर आगे बढ़ने पर विभव है कम होगा। क्लियर है। ये ऊपर दे रखा है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव ही घटता है। विद्युत क्षेत्र इधर था, इधर जाओगे तो विभव घटेगा ही। तो V नॉट इज ग्रेटर देन VA। वाई एक्स के लंबवत, वाई एक्स क्षेत्र के लंबवत, इसीलिए वाई दिशा में विभव नहीं बदलता है, समविभव रेखा है, यानी कि V नोड और VB बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। यदि आप यहां तक पहुंचे हो वीडियो को देखते देखते तो आप जरूर एक सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अब ये 1 साल कंप्लीट होने वाला है इस चैनल को, उसके बाद में सब्सक्राइबर तो काउंट हो जाएंगे लेकिन जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होगा। इसीलिए मेरा टारगेट है कि इस मंथ में कंप्लीट हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान वेग से प्रक्षेपित होने पर अधिकतम चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। देखिए ये क्वेश्चन आया है तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन का निपटारा करते हैं। देखिए जब भी Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल होता है QVB sin थीटा। क्लियर है। पहले तो ये याद करो, जब भी Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। और जब यह आवेश लंबवत प्रवेश करेगा, जब कोई आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे इस प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस लगाया, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, इसका मतलब है कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल यानी कि QVB इतना ही रह जाएगा ना। देखो अब बराबर QVB sin थीटा होता है, sin 90 का मान 1 हो जाता है तो QVB बल लगता है। क्लियर है। तो इसका पथ कैसा होता है, पथ हो जाता है वर्ताकार। की पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तब इसका पथ हो जाता है वर्ताकार। क्लियर है। और वर्ताकार क्यों होता है, क्योंकि आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है ना mv²/r, ये प्रोवाइड करता है स्थिर वैद्युत की बल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ऐसे ही पूछ रखा होता है कि जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होगा, तो पथ होगा वर्ताकार, पथ होगा वर्ताकार। क्लियर है। उस वर्ताकार पथ की आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वर्ताकार पथ की आपसे त्रिज्या पूछ ले तो इस फॉर्मूले से आप त्रिज्या निकाल सकते हो, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दोगे तो आपके त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, R बराबर mv/qb। अब जब वर्ताकार पथ पर घूम रहा है तब उस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, तो v भी निकाल सकते हो। क्लियर है। समझ में आया ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा। अब देखिए जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, लगने वाला बल कितना हो जाता है, sin 90 का मान हो जाता है 1, यानी QVB बल हो जाता है। और जब ये लंबवत प्रवेश करेगा तो ये जो बल है ना QVB, वो इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देगा, ये वर्ताकार पथ पर घूमने लग जाएगा, यानी अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाता है, mv²/r है, वो QVB के बराबर हो जाता है। अब इससे कोई भी न्यूमेरिकल पूछे, जैसे आपको त्रिज्या पूछ ले, वेग पूछ ले, तो इस फॉर्मूले से बता सकते हो। अब इतना जब बता ही दिया है, क्वेश्चन की नोट्स को पकड़ ही रहे हैं, तो एक और बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। जब भी आवेश जब थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, तब उसका पथ हो जाता है कुंडलिनी। तब उसका पथ कैसा हो जाता है, कुंडलिनी पथ हो जाता है, या सर्पिलाकार पथ हो जाता है। इसमें आपको चूड़ी अंतराल पूछ लेता है तो वो भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अब जो क्वेश्चन में तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन ने पूछा था कि समान वेग से प्रक्षेपित होने पर अधिकतम चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन बताना है
कि वो कण क्या होगा। इसने, हम आवेश की बात तो कर रहे हैं, इसने कहा है कि अधिकतम बल का अनुभव करेगा वो इन कणों में से कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, हीलियम होगा या लिथियम होगा। तो इनमें से आपको पूछा है कि वो कण कैसा होगा। अभी हमने बात की कि जब भी आवेश है वो प्रवेश करेगा तो कैसा बल करेगा अनुभव, जैसे लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वेग क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, कौन उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जब थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा हो जाता है। तो ये तो पढ़ लिया। अब इसने पूछा है कि वो आवेशित कण क्या होना चाहिए कि बल अधिकतम हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है। जब भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर बल का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन ने कहा था कि 90 डिग्री पर यानी कि लंबवत प्रवेश करता है तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है और बल है वो क्यू वी बी हो जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जो बल है वो आवेश के सीधे समानुपाती हो जाएगा। अब जिस भी कण का, ये जो कण देख रहे हो उनमें से जिसका आवेश अधिक होगा उस पर बल अधिक लगेगा। क्लियर है। अब जिसका आवेश अधिक होगा उस पर बल अधिक होगा। ए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन दे रखा था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, वो भी माइनस का। क्लियर है। दूसरा प्रोटॉन दे रखा था, प्रोटॉन पर हो जाता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है। इसी प्रकार He प्लस का भी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कहने का मतलब है कि ए बी और सी में से ऑप्शन नहीं होगा। जो चौथा ऑप्शन दे रखा है उसका आवेश सबसे अधिक होता है। आवेश अधिक होता है इसका मतलब है बल भी अधिक होगा। इसका आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 नहीं होता है, इससे अधिक होता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, विद्युत क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। लंबवत प्रवेश करता है थीटा 90 डिग्री 1 हो जाएगा। अब थीटा का मान 1 हो जाएगा, बल है वो क्यू के सीधे समानुपाती हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश था माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्रोटॉन पर था प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इतना ही He प्लस पर था। लेकिन जो लिथियम है उस पर कितना है, Li प्लस प्लस पर आवेश है प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि इस पर आवेश सबसे अधिक है, इसका मतलब इसके ऊपर बल है सबसे अधिक लगेगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जब प्रोवाइड करता हूं ना तो मेरे को मजा ही आ जाता है कि सच में बच्चों के सिलेबस कवर हो रहा है। इन क्वेश्चन से मैं सिलेबस कवर करवा रहा हूं, आपको पता हो तो। ये जो प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि हर टाइप्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं सिलेबस से। देखो कई बार हम फैराडे के नियम से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कई बार कूलाम के नियम को निपटारा करवा देते हैं, कहीं अर्धचालक में चले जाते हैं तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक का निपटारा कर देते हैं, और फिर से हम अर्धचालक का क्वेश्चन आया तो इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ए में दे रखा है डायोडों का उपयोग एसी वोल्टेज के दिष्टकरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, दिष्टकारी दिष्टीकरण करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड यानी कि बैंड अंतराल ऊर्जा Eg का मान कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उससे अधिक होता है। बी ने पूछा गया है कि अर्धचालकों के लिए जो बैंड अंतराल ऊर्जा का है Eg वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं यहां पर सभी बताऊंगा। फिर तो केवल ये अर्धचालकों के लिए आया है, आपको तो चालक के लिए भी पूछ सकता है, आपको तो अर्धचालक है कुछ चालक के लिए भी पूछ लेता है। मैं नहीं छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले सीखते हैं चालकों के लिए। चालक के लिए क्या होता है, चालक के लिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। यानी कि संयोजकता बैंड है उससे चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकते हैं। इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, बैंड अंतराल ऊर्जा भी बोल दे, कई बार वर्जित ऊर्जा अंतराल भी पूछ लेता है। तो चालक के लिए Eg का मान कितना हो जाता है, चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। Eg का मान कितना होता है,
शून्य होता है। संयोजकता बैंड, चालन बैंड दोनों अतिव्यापित होते हैं, आसानी से संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्लियर हुआ। बात आती है अर्धचालकों की। तो अर्धचालकों के लिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। Eg का मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होगा, इससे कम ही होगा। क्लियर है, समझ में आ जाएगा ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जैसे इसके लिए तो आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, यहीं पर बता देता हूं मैं। सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए दोनों ही क्या है, अर्धचालक। अर्धचालकों में आपको ध्यान में रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो ध्यान रखना, अर्धचालकों में सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्धचालकों के लिए है। तो अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होता है। और कुचालकों के लिए होता है, ये जो कंडीशन है वो कुचालकों के लिए होती है। तो बी हमारा है वो गलत आंसर है इसमें। सी को पढ़ते हैं, बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टेज को परिवर्तित करके संधिरोधकों को परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। डी देखिए, पीएन संधि सभी अर्धचालक युक्तियों की कुंजी है, तो ये भी सही है। बी ऑप्शन है वो गलत आंसर दे रखा है। तो हमारे बी को छोड़ दो, बाकी सभी करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ए, सी और डी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, हमारा राइट आंसर को जो सा हो जाएगा। देखो ए बिल्कुल सही है और बी यहाँ पर नहीं दिया, पहले जो सही दे रखा है वो मैंने लिखा है। बी भी बिल्कुल सही है और डी भी करेक्ट है। आपका बी सही नहीं था, बी था वो गलत दे रखा था। क्लियर है। अर्धचालकों के लिए बैंड ऊर्जा अंतराल Eg आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वो तो कुचालक के लिए होता है, कुचालक के लिए होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। और चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल भूलना मत, मैं भूलने दूंगा ही नहीं, भूलोगे कहां से तुम। कोशिश करते हो लेकिन कोशिश भी आपकी नाकाम रहेगी। मेरे साथ जुड़े हो तो आपको मैं याद करवाने की गारंटी लेता हूं। बस आप सब्सक्राइबर करवाने की गारंटी लो कि जल्द ही सर हम 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे। यदि हर विद्यार्थी सब्सक्राइब करेगा ना तो बिल्कुल पॉसिबल है, मैं कहता हूं पॉसिबल है। आप जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें आपका ही पूरा योगदान है। ये चालकों के लिए था, ये कुचालकों के लिए है। अर्धचालकों के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का याद रखना आपको, जर्मेनियम 0.7, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए, सी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी में दे रखा था। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये ना थोड़ा अब हैंग करने लगा, स्टोरेज इसमें कम है, तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को और कंप्लीट करवा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। विभवांतर V वोल्ट के माध्यम से त्वरित एक प्रोटॉन, एक संबद्ध, एक डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। एल्फा कण से संबद्ध समान तरंगदैर्घ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक त्वरक विभव पूछा है। तो विभव सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम? विभव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/p, p के स्थान पर √2m QV। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अच्छी तरीके से। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा और त्वरित v के बीच संबंध होता है लैम्डा बराबर h/√2m QV। क्लियर है। ये डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है ना, लैम्डा बराबर h/p, p बराबर क्या होता है mv, और इसी का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/√2m QV। h प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.43 × 10⁻34। m कण का द्रव्यमान है, q कण का आवेश है और v विभवांतर है। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटॉन p और एल्फा कण के बीच संबंध यह होता है जो हमने अभी पढ़ा है। एल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? देखो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन का जो भी द्रव्यमान है, जैसे mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, उसका 4 गुना कर दोगे
तो अल्फा कण का द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपको आवेश निकालना है किसका? अल्फा कण का। तो जो भी प्रोटॉन का आवेश है ना, प्रोटॉन का आवेश, उसका 2 गुना कर देना। तो अल्फा कण का आवेश है वो प्रोटॉन पर आवेश का 2 गुना हो जाएगा। अब ये मान कहां रखेंगे? तो ये मान जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, अरे फॉर्मूला क्या पढ़ा था? लेमडा बराबर h अपॉन √2m QV, यही होता है, डायरेक्ट याद कर लेना। अब तरंग दैर्घ्य तो समान है, तो लेमडा बराबर h अपॉन √2m QV। अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की तुलना करोगे तो √2m QV बराबर √2m QV हो जाएगा। एक जगह हमने प्रोटॉन ले लिया है, एक जगह अल्फा कण ले लिया है। जब हमने तुलना की तो हमें क्या प्राप्त हो गया? √2m QV बराबर √2m QV। एक जगह प्रोटॉन ले लिया, एक जगह अल्फा कण ले लिया। अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान ऑफ अल्फा कण कितना होता है? तो द्रव्यमान ऑफ अल्फा कण होता है 4 गुना होता है जो भी प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसका। क्लियर है? आवेश की बात करें अल्फा कण की तो 2 गुना हो जाता है जो भी आवेश है प्रोटॉन का उसका। तो यही वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो ये जब वैल्यू हम यहां पर रख रहे हैं, देखो हमने अल्फा कण है उसके जगह लिख दिया 4 गुना प्रोटॉन का, और आवेश है वो लिख दिया 2 गुना प्रोटॉन का। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है V किसके बराबर हो जाता है? 8 गुना V अल्फा के बराबर। आपको V अल्फा का मान भी तो पूछा था, तो V/8 हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से? देखिए यहां पर जो अल्फा कण का द्रव्यमान, यहां पर क्या था? m अल्फा था, जो कितना होता है? 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान। यहां पर क्या था? Q अल्फा था, आवेश कितना होता है अल्फा कण पर? 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश का। अब जब अनुपात निकालते हो तो V अल्फा कितना हो जाएगा? V/8। क्लियर हुआ? यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना और हर विद्यार्थी को शेयर करना। ये पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये मैंने टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिए, मैंने तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही क्लास अपलोड होते हैं। बस आप चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहना, एक एक सब्सक्राइबर जरूर करना। जो विद्यार्थी यहां तक वीडियो को देखा है ना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जैसे सतीश मौर्य जैसे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट कंप्लीट क्लास को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।